Good morning, dear students. Once again, we are in the nursing research, and in the last class, we studied about the importance of research in nursing. This all has completed, I think. ये सब हो चुका है. Today we'll move further. We'll see today why is research important in nursing. Again, I am focusing especially in the nursing. Why we as a nurse doing research in nursing. क्या ज़रूरत है उसकी. I'll give you deep explanation. I'll specify the importance of. अभी तक मैंने previously आप लोग को बताया था कि वो क्या क्या importance है. हमने थोड़े बहुत समझे भी हैं, पढ़े भी हैं. But today I'll teach you the वाई एज ए नर्स. आप हमेशा जब मैं बोलती हूँ ना, तो आप लोग अपने आप में फील किया करो कि एज ए नर्स आप लोग भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो आप लोग अपने में ही फील किया करो उस एग्जांपल को. वाई एज ए नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में जाएंगे तो आप रिसर्च करोगे. और नॉट ओनली इन द फाइनल ईयर, जैसे ही आपका पीजी हो जाता है, आप करो ना, आप जॉब के साथ साथ में रिसर्च करो. रिसर्च केवल अपने करिकुलम फुलफिल करने के लिए नहीं करना है. रिसर्च आप अपने जॉब करते करते भी कर सकते हो. अब रिसर्च वाई इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिसर्च इन नर्सिंग. अब एज ए नर्स होके आप क्लिनिकल में आप रिसर्च क्यों करोगे? वॉट एक्स्ट्रा what extra you will gain by research. See, knowledge generated. Let me use the different pencil. Yeah. Knowledge generated through research is essential to provide a scientific basis for description. Of course, knowledge generated through research is essential to provide a scientific basis. जो knowledge आप रिसर्च करके जनरेट करोगे, उस नॉलेज को आप, वो नॉलेज आपको साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करेगा फॉर डिस्क्रिप्शन. अब डिस्क्रिप्शन अबाउट वॉट एग्जिस्ट इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड डिस्कवर ए न्यू नॉलेज. आपके पास पहले से नर्सिंग प्रैक्टिसेस में क्या एग्जिस्ट था. फॉर एग्जांपल, किसी को फीवर होता है तो नर्सिंग प्रैक्टिस क्या करता है, मतलब आप एज ए नर्स, आप कोई फीवर का पेशेंट आया है तो आप क्या करते हो. व्हाट नर्सिंग प्रैक्टिस से, ये पेशेंट है फीवर का, ये पेशेंट आया फीवर का, एज ए नर्स यू विल गिव दी कोल्ड स्पंजिंग, यू विल चेक दी TPR, यू विल, अगर मोर देन 100 है, यू विल टेक ब्लड फॉर टेस्ट, यू विल गिव एनी फीवर रिड्यूस्ड मेडिकेशंस, राइट. और तो दिस इज़ योर प्रैक्टिसेस. ये एक फीवर पेशेंट को आप लोग करते हो, तो दिस इज़ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. अब इफ़ यू डू रिसर्च ऑन दिस थिंग्स, देन यू विल क्रिएट और यू विल डिस्कवर ए न्यू नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. आप अगर फीवर के पेशेंट को केवल मेडिकेशंस दे के आप ठीक करते हो, ये आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है. बट अगर आप रिसर्च करोगे तो आप कोई नया नॉलेज डिस्कवर करोगे कि पेन फीवर के पेशेंट को और हम नए तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं. अपने नर्सिंग प्रैक्टिस में आप और क्या नया चीज़ ऐड कर सकते हो. अगर आप ये रिसर्च करोगे एज ए नर्स, तभी आपको पता चलेगा. तो आप डिस्क्राइब कर पाओगे कि नहीं, फीवर के पेशेंट को हम ये मेडिकेशंस के अलावा और भी कुछ तरीके से फीवर रिड्यूस कर सकते हैं. तो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप नया न्यू नॉलेज डिस्कवर नहीं कर पाओगे in a nursing profession. Understand? So this was all about the description. Now explanation. Let me use a different one. Yeah, let's see the explanation. Explains the existing knowledge in relation to effect and the outcome. You will be easily able to explain about your existing knowledge and about your new outcomes or effect of. जैसे अब मैं I'm giving the example of this 2 लाइन्स और 1.5 लाइन्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. पहले फिर से एक बार इस सेंटेंस को रीड करो आप. एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है फीवर को ठीक करने का, अब उसके रिलेशन में जो नया आउटकम्स आया है और उस नया आउटकम का इफ़ेक्ट क्या है उस पेशेंट पे, ये आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे इफ़ यू डू रिसर्च. नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पर बेड सोर का एग्जाम्पल दिया हुआ है. सी, like bed sore occur in old people due to lack of mobility. lack of mobility के कारण एक old people है जिसको bed sore होता है. तो ये this is a existing knowledge that we know
प्रीवियसली कि हमारे एज ए नर्स वी नो दैट अगर हम मोबाइल नहीं होंगे तो पेशेंट विल गेट दी बेड सोर, ओके। अब उसके अलावा मोबाइल नहीं होने से और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या हम ये जानते हैं? हम ये नहीं जानते हैं। इसलिए जब तक हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि और क्या क्या होता है। अगर मोबाइल नहीं होता है पेशेंट, अगर अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस पेशेंट है और वो मोबाइल नहीं हो रहा है तो उसको बेड सोर होते हैं, दैट वी नो। बट और क्या क्या हो सकता है, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आप क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? नो। इसीलिए for better explanation you need to understand the research, you have to do the research, okay. Now next is prediction. Let me change another pencil. Yeah, see the prediction. Now let me tell you, prediction means as a nurse, not only the nurse, हर human being कुछ करने से पहले प्रेडिक्ट करता है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। प्रेडिक्शंस होता है कि यार ऐसा कर रही हूँ, अच्छा होगा, आई थिंक, ऐसा ऐसा करके हम प्रेडिक्ट करते हैं ना। तो प्रेडिक्शंस, इफ़ यू डू सी व्हेन इन कोरोना पेशेंट केम, यू ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट कि हम ठीक कर लेंगे या फिर नहीं कर लेंगे, दिस इज़ योर प्रेडिक्शंस, ओके। तो अगर आप रिसर्च करते हैं एज ए नर्स, इफ़ यू डू द रिसर्च, you could be able to predict the outcomes on the basis of intervention. Now as a nurse you give so many intervention to a patient, जैसे बेड सोर का पेशेंट है, you give so many interventions. If we nurse do any research regarding that things, then we will be easily able to predict our outcomes. हम जैसे मैं आज तक किचन में नहीं घुसी हूँ, फॉर एग्जांपल आज तक मैंने किचन में नहीं घुसा है, तो क्या मुझे पता चलेगा कि मैं भिंडी कैसे बना पाऊँगी और कैसा बनेगा? बताओ। अगर कोई बंदा घुसा होगा किचन में, तभी तो ही और शी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट कि नहीं यार आज तो टेस्टी बनाऊंगी, और या आज तो वो नहीं है, मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। इफ़ यू डू रिसर्च, इफ़ यू गिव इंटरवेंशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट the outcomes, okay. Next is control, ability to write the prescription to produce a desired result. अब if you do research, you will be master, you will be expertised on that particular sections or specific subjects. Then you will be easily able to prescribe any or you can write any prescription or any रिज़ल्ट और इंटरवेंशन कि ये वाला इंटरवेंशन इसमें करो। अब बेड सोर पे आपने स्टडी की है, बेड सोर के हम केवल ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, तो इफ़ यू डू रिसर्च यू विल ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटकम्स कि अरे यार बेड सोर को ठीक करने के लिए ये भी एक अच्छा इलाज है, तो यू कैन प्रिस्क्राइब दैट, यू कैन राइट दैट। इफ़ यू डू रिसर्च यू कैन कंट्रोल दी डिज़ायर रिजल्ट्स कि नहीं बेड सोर को केवल ये ऑइंटमेंट ही ठीक नहीं करता है, मैंने इस पर रिसर्च किया है कि अगर हम और भी कुछ ऑइंटमेंट्स आपने जो आउटकम रिजल्ट आया है ये लगाने से बेटर रिजल्ट आ सकता है, बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर हो सकता है। तो आप यू कैन कंट्रोल दैट रिजल्ट, मतलब समझ रहे, पेशेंट के ठीक होने को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज़ द मेजर इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च फॉर इन नर्सेज। अगर कोई नर्स क्लिनिकल फील्ड में रिसर्च करती है तो शी कैन डू बेस्ट इन हर फील्ड, शी कैन डू extraordinary, or she can increase the standard of nursing professionals, okay. So that's all about the importance of research in nursing. अगर importance of research आता है तो प्लीज़ आप लोग ये सब लिख के आना, और इससे पहले भी जो मैंने बताया था ये सब ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। और स्पेशली ये डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, ये 4 पॉइंट आपको लिख के ही आना है। Now today we'll see the types of nursing research. Types of nursing research का मैंने स्टूडेंट्स को प्रीवियस 4th ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोग को, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वो रिकॉर्डिंग्स मेरा क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे फिर से बोलना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बट ये एक्सप्लेनेशन मैंने पुराने दो बैच के स्टूडेंट्स को दिया है, GNM 3rd ईयर को और BSc 3rd ईयर को। तो अगर आप लोग को वो एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता है तो वेरी वेल, अगर नहीं होता है तो आई विल गिव यू अगेन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थैंक यू।